हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एमपी सेट 2024 मैथमेटिक्स पेपर का आंसर की या सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम दिसंबर 15 को एमपीपीएससी की तरफ से कंडक्ट किया गया था। तो सिर्फ इसमें हम मैथमेटिकल क्वेश्चंस को कवर करेंगे और एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उसे कई पार्ट में हम बनाएंगे। साथ ही साथ मैं इस क्वेश्चन पेपर में ऐसे कौन से प्रॉब्लम थे, ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जिसमें एक भी करेक्ट आंसर नहीं थे या एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर थे, ऐसे प्रॉब्लम के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले इन सॉल्यूशन वीडियो सीरीज़ में मैं वो प्रॉब्लम को मेंशन ज़रूर कर दूंगा कि जिसमें ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत है। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना। पीडीएफ की क्वालिटी स्टैंडर्ड लेवल की नहीं है, जैसा मुझे पेपर मिला था उसी के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ। तो प्लीज़ इस पे कमेंट ना करें कि जो पीडीएफ है उसमें विजिबिलिटी कम है। साथ ही साथ मैं कम से कम कैलकुलेशन पे प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, जिससे आपको आइडिया भी लगे कि एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करते हैं। जिस प्रॉब्लम में ज़रूरत पड़ेगी उसमें मैं अलग से पेज लेके अलग से एक विंडो ओपन करके उसमें मैं डिटेल से सोल्यूशन बता दूंगा। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 51। कह रहा है कि फॉर ए ग्रेटर देन 0 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कन्वर्जेंट इंटीग्रल। तो कन्वर्जेंट इंटीग्रल यहाँ पर पार्ट बी में है, यही सिर्फ कन्वर्जेंट इंटीग्रल हो सकता है और बाकी डाइवर्जेंट इंटीग्रल है। इसको आप चेक कर सकते हैं। इंटीग्रेट करेंगे 1/x² को तो -1/x आएगा, और जैसे ही लिमिट रखेंगे, एक्चुअली जब इन्फिनिटी रहती है तो डायरेक्ट हम इन्फिनिटी नहीं रखते हैं, लिमिट के टर्म में रखते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पर कन्वर्जेंट है आप रख भी सकते हैं, माइनस आप बाहर साइन कर लीजिए। और एक्चुअली में अगर हम देखें तो ये इक्वल है लिमिट अल्फ़ा टेंस टू इन्फिनिटी और 1/x लोअर लिमिट a अपर लिमिट अल्फ़ा। अब यहाँ पर आप अल्फ़ा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और उसके बाद लिमिट लीजिए, तो ये अल्टीमेटली 1/a आ जाएगा। 1/अल्फ़ा करेंगे तो अल्फ़ा आपका टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, इसलिए वो 0 हो जाएगा, और माइनस साइन माइनस ऑफ -1/a करके 1/a आ जाएगा। ठीक है, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो -1/a आएगा और माइनस साइन बाहर है इसलिए 1/a हो जाएगा। इसलिए हमारा ये फाइनाइट वैल्यू है और इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा बाकी सारे यहाँ पर डाइवर्जेंट है, आप चेक कर सकते हैं। बहुत आसान है इसको करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ये एक वेल नोन रिजल्ट है, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो बाउंडेड वेरिएशन का हो, ये ज़रूरी नहीं होता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए यही हमारी करेक्ट चॉइस हो जाएगी। हमें फॉल्स स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। द सम ऑफ टू फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज़ अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी रिजल्ट होता है। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज़ नेसेसरली बाउंडेड, ये भी ट्रू है। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हमेशा बाउंडेड होता है, लेकिन बाउंडेड फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए हमारी करेक्ट चॉइस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ओवर इंटरवल क्लोज इंटरवल 0-1 सच दैट if x is irrational then value is 1, if x is rational then value is 0, then on close interval 0-1 f is what of the following? Lebesgue इंटीग्रेबल, रीमान इंटीग्रेबल, या दोनों नहीं, या
कोई भी नहीं। तो ऑब्वियसली ये एक वेल नोन रिज़ल्ट है। इसको हम कई बार काउंटर करने के लिए कि लिबेग कोई ऐसा फंक्शन बताइए जो का लिबेग इंटीग्रेबल हो और रिमान इंटीग्रेबल ना हो। तो उन सारे एग्ज़ाम्पल में से एक ये भी एग्ज़ाम्पल है ऐसा जो लिबेग इंटीग्रेबल तो है और रिमान इंटीग्रेबल नहीं है। इनफैक्ट इसका हम जो लिबेग इंटीग्रेबल है, जो लिबेग इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, लिबेग इंटीग्रेबल जो फंक्शन है एफ डी म्यू से अगर नाम दें और ओवर क्लोज इंटरवल 0, तो ये हो जाएगा हम इरेशनल और रेशनल नंबर दोनों मेजरेबल सेट है। और इरेशनल अगर नंबर देखें क्लोज इंटरवल 0-1 में तो उसका मेज़र 1 होगा, और रेशनल नंबर इन क्लोज इंटरवल उसका मेज़र हमेशा 0 होगा क्योंकि काउंटेबल सेट है। इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू इन इरेशनल नंबर सेट यानी कि 1 और इरेशनल सेट का मेज़र ऑफ इरेशनल सेट तो 1 हो जाएगा, और पर प्लस फंक्शन की वैल्यू 0 इंटू मेज़र ऑफ रेशनल नंबर सेट इन क्लोज इंटरवल 0 जो कि 0 के बराबर है, इसलिए अल्टीमेटली ये 1 हो जाएगा। तो ये लिबेग इंटीग्रेबल है लेकिन रिमान इंटीग्रेबल नहीं है। अगर लोअर सम निकालेंगे तो आप किसी भी पार्टीशन करके, तो चूँकि हर एक जो इंटरवल है वो रेशनल इरेशनल दोनों नंबर कंटेन करता है, तो लोअर जो रिमान सम हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और अपर रिमान सम वो हमेशा 1 रहेगा, इसलिए रिमान इंटीग्रेबल नहीं होगा, सिर्फ ये लिबेग इंटीग्रेबल है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लेट बी आर बी द वेक्टर स्पेस ओवर द रियल फील्ड आर ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन आर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ऑफ बी आर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी सबसेट को, किसी वेक्टर स्पेस के सबसेट को सब स्पेस बनने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि एटलीस्ट वो नॉन एम्प्टी हो, और 0 तो एटलीस्ट वहाँ पर होना ही चाहिए, उस सेट में 0 तो होना ही चाहिए, अदरवाइज़ वो कभी भी सब स्पेस नहीं बन सकता है। तो अगर हम यहाँ पर जो बी आर है इसमें इस सब स्पेस या इस स्पेस का जो 0 है, इस स्पेस का जो एडिटिव आइडेंटिटी है जो 0 है वो 0 फंक्शन है, एफ आइडेंटिकली 0 फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन 0 इसका एडिटिव आइडेंटिटी है। और अगर हम देखें ध्यान से तो जो सी ऑप्शन है इसमें कभी भी 0 फंक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 0 फंक्शन हर एक पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये 0 फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन 0 है। और यहाँ पर कह रहा है कि फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है, 2 है, इसलिए ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है f आइडेंटिकली 0, ये कभी भी इस सेट में लाई नहीं करेगा, इसलिए कभी भी ये सेट सब स्पेस नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी में जो सेट दिया है वो वेक्टर स्पेस नहीं है, नॉट अ वेक्टर स्पेस हमें फाइंड आउट करना था। बाकी जो तीनों सेट है वो एक्चुअली वेक्टर स्पेस है, चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और कई बार अगर आपको थ्योरी आप जानते हैं तो कैलकुलेशन कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं इस प्रॉब्लम में देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है इफ़ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है A इज़ इन्वर्टिबल, सेकेंड है फॉर एवरी वेक्टर B बिलोंग्स टू R3 द सिस्टम AX इक्वल टू B हैज़ यूनिक सोल्यूशन, एंड थर्ड ऑप्शन है रैंक ऑफ A इक्वल टू 3। तो अगर आप थ्योरी जानते हैं तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रैंक अगर A का 3 हो गया तो ये मैट्रिक्स जो A है वो इन्वर्टिबल हो जाएगी, और इसका डिटर्मिनेंट जो A का डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो हो जाएगा। ये तीनों कंडीशन इक्विवेलेंट है, मतलब वन इम्प्लाई करेगा अनदर को, कि अगर A इन्वर्टिबल है तो इसकी जो रैंक है वो 3 हो जाएगी, और डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, वो नॉन ज़ीरो हो जाएगा, और जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स A इन्वर्टिबल हो जाएगी। तो इससे क्या मिलेगा, अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो गई तो अगर हमारे पास AX
इक्वल टू बी दिया हुआ है लीनियर सिस्टम, तो ए इनवर्स से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी हो जाएगा, और यहाँ से ए इनवर्स ए से कैंसिल आउट होके आइडेंटिटी मैप दे देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा, और यहाँ से x की यूनिक वैल्यू मिलेगी ए इनवर्स b के बराबर, तो हमें क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो ये जो फर्स्ट 3 कंडीशन दिया है ये एक्चुअली एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अगर ए ऑप्शन करेक्ट है तो बी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ऐसे ही सी करेक्ट है तो बी और ए करेक्ट हो जाएगा, कोई भी 3 में से एक करेक्ट होगा तो बाकी 2 अपने आप ही करेक्ट हो जाएगा। तीनों कंडीशन इक्विवेलेंट है, इसलिए ये तीनों कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो विदाउट कैलकुलेशन हम ये चेक ऑप्शन बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि अगर ए बी सी में से कोई एक कर रहे हैं तो हमारे 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, और हमें सिर्फ और MCQ टाइप के क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली 0 इसका आइगन वैल्यू होगा, और 0 आइगन वैल्यू के लिए जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि आप चेक कर लिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ 0 इज़ एन आइगन वैल्यू। अगर 0 आइगन वैल्यू है तो डेफिनेटली डिटर्मिनेंट 0 होगा, और डिटर्मिनेंट 0 है तो 0 आइगन वैल्यू हो जाएगा। और आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये मान सकते हैं कि 3 ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि एक करेक्ट होने से बाकी 2 और करेक्ट हो जाते हैं, और क्वेश्चन MCQ टाइप है तो डेफिनेटली इसका आइगन वैल्यू 0 होना ही, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वही एक इंडिपेंडेंट ऑप्शन है जो अकेले करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट इज़ 1। तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है ऐसे मैट्रिक्स का जिसका फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाए, आपको समझाने के लिए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाए जिसकी सारी एंट्रीज 1 है, तो अगर हम देखें तो सम ऑफ ईच रो कितना है, 2 है। फर्स्ट रो का जो एलिमेंट का सम है वो भी 2 है, सेकेंड रो का भी 2 है, तो 2 इसका एक आइगन वैल्यू हो जाएगा। और हमें पता है कि ट्रेस यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट होते हैं उन सब का सम ऑफ आइगन वैल्यू के बराबर होता है। तो यहाँ पर ट्रेस की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, तो एक आइगन वैल्यू 2 मिल गई, और दूसरी अगर आइगन वैल्यू हम लैम्डा लें तो इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, ट्रेस यानी कि सम ऑफ एलिमेंट इन प्रिंसिपल डायगोनल होना चाहिए। तो ये 2 + लैम्डा = 2 हो जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा लैम्डा = 0। इनफैक्ट अगर वो n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो और उसकी सारी एंट्रीज 1 1 है, सारी एंट्रीज जितनी भी एंट्रीज है सभी हर जगह 1 1 है, तो उस केस में उसका आइगन वैल्यू या तो n होगा और या तो 0 होगा। इसके अलावा और कोई भी आइगन वैल्यू नहीं हो सकता। 2 ही आइगन वैल्यू हो सकते हैं, या तो 0 और या तो n। तो इसकी वजह से इसका जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है या मिनिमल पॉलिनोमियल है, कभी भी ये x⁻n-1 नहीं हो सकता, क्योंकि इससे क्या मिल जाएगा, 1 इसका एक आइगन वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे ही b भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ से इसके 2 आइगन वैल्यू मिलेंगे, x = n, x = ±n मिल जाएंगे, और आइगन वैल्यू क्या पॉसिबल है, या तो n या 0। ऐसे ही यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ से भी आइगन वैल्यू या तो 1 हो जाएगा और या तो आइगन वैल्यू n हो जाएगा, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। एक ही चॉइस है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो, और ये एक रिज़ल्ट होता है। अगर आप रिज़ल्ट आप जानते हैं तब भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ सिंपली 3 को डिस्कार्ड करके कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि 0 और 2 आइगन वैल्यू हो सकता है, वैसे ही n क्रॉस n मैट्रिक्स विद ईच एंट्री 1 उसका आइगन वैल्यू 0 या n होगा। तो मिनिमल पॉलिनोमियल आपका ये x टाइम्स x - n ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स दिया है, B इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड ऑन R2 देन व्हिच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। हमें फॉल्स स्टेटमेंट इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है t² + 1 इज़ करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ B। सेकेंड ऑप्शन है B हैज़ नो आइगन वैल्यूज़ इन R, B हैज़ नो आइगन वेक्टर इन R2। तो चूँकि ये सभी डिपेंड करता है, फर्स्ट 3 ऑप्शन डिपेंड करता है करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में, और मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, इसलिए हम इजीली निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 1 - लैम्डा करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इंटू -1 - लैम्डा
और प्लस 2 इक्वल टू, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, या इसको टी के टर्म में लिखना चाहते हैं तो टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा। या और करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1। तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि टी स्क्वायर प्लस 1 इज़ करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ पी, तो ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना था, तो ये हमारी करेक्ट चॉइस नहीं होगी। और इसका जो सोल्यूशन है टी स्क्वायर प्लस 1 का, इसका अगर हम सोल्यूशन लें तो कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन आएंगे और इसकी वजह से इसका कोई भी आइगन वैल्यू रियल नहीं होगा, तो बी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। सी भी करेक्ट हो जाएगा, सी भी ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर आइगन वैल्यू हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो और मैट्रिक्स जो दी है वो है रियल मैट्रिक्स, इसलिए जो इसका आइगन वेक्टर्स होंगे वो कोई भी रियल नहीं हो सकते हैं, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, तो फॉल्स स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचता है डी, और यही फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। इनफैक्ट ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स नहीं है ओवर आर। कोई भी मैट्रिक्स अगर वो उसके जो आइगन वैल्यू है, एक सिंगल आइगन वैल्यू अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तो वो ओवर आर कभी भी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स नहीं होगी। इसलिए हमारे जो करेक्ट चॉइस है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया है 3 वेरिएबल में, कह रहा है कि इज़ अ पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो के की वैल्यू क्या होगी, या के पर कौन सी कंडीशन हम इम्प्लीमेंट करें जिससे कि ये पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा। तो पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म चेक करने के लिए इसकी जो करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो हम फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3×3 की बनेगी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फर्स्ट एंट्री हो जाएगा, फिर 2xy को xy प्लस xy लिख कर सकते हैं, और यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ये 1 हो जाएगा। देखिए अगर इसको और डिटेल में करें, जो अनअवेयर है, एक्स स्क्वायर xy प्लस xy और प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2xz को भी लिख सकते हैं ऐसे ही, xz प्लस xz, और 2yz को भी ऐसे लिख सकते हैं, yz प्लस yz और प्लस kz स्क्वायर। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा A 3×3 मैट्रिक्स, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर एक्स वाई का कोफिशिएंट, फिर एक्स जेड का कोफिशिएंट, एक्स जेड का कोफिशिएंट भी 1 है, फिर वाई एक्स का कोफिशिएंट अगेन यहाँ पर, या एक्स वाई का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, फिर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा, फिर वाई जेड का कोफिशिएंट यहाँ पर अगेन 1 हो जाएगा, फिर जेड एक्स का कोफिशिएंट या एक्स जेड का कोफिशिएंट अगेन यहाँ पर 1 है, फिर जेड वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर अगेन 1 है, और फिर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि के है। ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा इस बाइलिनियर या क्वाड्रेटिक फॉर्म के करस्पॉन्डिंग। ओके, तो अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर कह रहा है ये पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म तभी होता है जब जो करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो पॉजिटिव डेफिनेट हो, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट होती है इफ़ एंड ओनली इफ़ उसके सारे आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव हों। और इसके इक्विवेलेंट एक दूसरा रिज़ल्ट है कि जो प्रिंसिपल को फैक्टर्स हैं उन सब की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो। तो प्रिंसिपल को फैक्टर यहाँ पर 1×1, अगर यहाँ पर 1×1 मैट्रिक्स बनाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 है, अगर 2×2 प्रिंसिपल बनाएंगे तो इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी, वो भी पॉजिटिव है। और अगर इसका डिटरमिनेंट 3×3 जो को फैक्टर बनेगा उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाए तो
ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अब जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने पर आपको जो कंडीशन मिलेगी सम कांस्टेंट टाइम, या आई थिंक 2 टाइम्स k-1 आएगा डिटर्मिनेंट ए निकालने पर। तो ये पॉजिटिव कब होगी? ये पॉजिटिव होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या हो, k ग्रेटर दैन 1 हो। तो इसलिए जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर fn(x) इक्वल टू x पावर n है, देन सीक्वेंस fn हमें चेक करना है कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि देन सीक्वेंस fn कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0-1। ऑब्वियसली ये जहाँ पर कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्ज करेगा f पर, और इसकी जो वैल्यू है 0 होगी और 1 होगी। जब 1 होगी जब x इक्वल टू 1 रहेगा तब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और 0 होगी जब x की वैल्यू 1 से स्मॉलर हो और 0 या 0 से ग्रेटर हो। तो उन सभी वैल्यू के लिए ये 0 हो जाएगा। तो ये फंक्शन ऑब्वियसली कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये कन्वर्स पॉइंट वाइज तो करेगा लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन पर नहीं करेगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। बी में कह रहा है कि इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन दिस क्लोज इंटरवल। तो ऑब्वियसली इस क्लोज इंटरवल पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। इनफैक्ट क्लोज इंटरवल 0-1 के किसी भी कंपैक्ट सेट में ये किसी भी क्लोज्ड सबसेट में या क्लोज्ड सब इंटरवल पे ये यूनिफॉर्मली कन्वर्स करेगा अगर वो इंटरवल 1 को कंटेन नहीं कर रहा है। मीन्स कि अगर हम ए बी कोई भी क्लोज्ड इंटरवल ले लें जहाँ पर b स्ट्रिक्टली लेस दैन 1 है, ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। यानी कि b लेस दैन 1 है और a कुछ भी हो सकता है, और ये किसका सबसेट है या सब इंटरवल है 0-1 का है, तो उस केस में ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा इस क्लोज इंटरवल ए बी में। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो क्लोज इंटरवल 0.5 है वो 1 को कंटेन नहीं कर रहा है, इसलिए इस इंटरवल में यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर जाएगा। ऑप्शन ये बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट 1/2 एंड 1 पर इस क्लोज इंटरवल पर नहीं करेगा, क्योंकि जो फंक्शन हमारा है कंटिन्यूअस है, और अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रहा है तो ये हमेशा एक कंटिन्यूअस फंक्शन पर करेगा। और इस क्लोज इंटरवल में भी इमेज अगर हम देखेंगे जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट जो फंक्शन आएगा, पॉइंट वाइज जो लिमिट आएगी वो कुछ ऐसे ही आएगी जो यहाँ पर हम f(x) डिफ़ाइन किए हैं। अब यहाँ पर इंटरवल 0 से ना होके 1/2 हो जाएगा। तो ये भी हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, इसकी वजह से इस इंटरवल पर भी ये क्लोज इंटरवल 1/2 एंड 1 पर भी यूनिफॉर्मली कन्वर्स नहीं कर सकता है। और ये लास्ट ऑप्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल 0-1 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मैंने बताया पॉइंट वाइज जो लिमिट है वो कंटिन्यूअस होगी, तभी हम सोच सकते हैं कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर सकता है, क्योंकि यूनिफॉर्मली कन्वर्स करेगा कंटिन्यूअस फंक्शन की यूनिफॉर्म जो लिमिट होती है वो हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होती है। और यहाँ पर जो पॉइंट वाइज या लिमिट आ रही है, पॉइंट वाइज जो फंक्शन की लिमिट आ रही है वो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए ये डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सिर्फ करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि लेट f(x) इज़ डिफाइंड बाय दिस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फाल्स। हमें फाल्स स्टेटमेंट देखना है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो फंक्शन है n की वैल्यू 1 2 3 यानी n नेचुरल नंबर है, तो ये n/n+1 और n+1/n पर n की वैल्यू 1 2 3 अलग अलग वैल्यू पर ये फंक्शन की वैल्यू 0 है। और इन सारे पॉइंट्स के अलावा फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट 1 के बराबर है। तो होगा क्या कि सिर्फ और सिर्फ फंक्शन जो ये इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, और उसके अलावा सारे पॉइंट पर फंक्शन कांस्टेंट वैल्यू 1 है। उसका ग्राफ अगर कुछ अब देखें तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, 0 से 2 के बीच में है, 0 से 2 ये 2 है, इसका ग्राफ कांस्टेंट रहेगा
ठीक है। बीच बीच में एफ का वैल्यू 0 हो जा रही है, 0 हो जा रही है, और बाकी ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा 1 के बराबर। बीच बीच में कुछ पॉपअप टाइप के पॉइंट रहेंगे जहाँ पर वैल्यू 0 हो जा रही है। वो पॉइंट कितने हैं, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, लेकिन हमें पता है कि कोई भी फंक्शन अगर सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइटली मैनी डिसकंटिन्यूटी रख रहा है तो उस केस में भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है। तो ये फंक्शन इनफाइनाइटली मैंने सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइटली मैंने लिमिट रख रहा है, और उसके जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स हैं उनकी जो लिमिट है वो अगर फाइनाइट हो या मीज़र 0 का सेट हो तो उस केस में भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो इनफाइनाइट तो है ही, लेकिन उसके अगर लिमिट पॉइंट निकालें तो लिमिट पॉइंट एक में आएगा 1/2, एक में यहाँ से n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो यहाँ से 1/2 आएगा और यहाँ से आएगा 2। इसलिए जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो फाइनाइट है, इसलिए ये जो फंक्शन है रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, और रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, और इसका अपर रीमान इंटीग्रेबल 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। f के पास इनफाइनाइटली मैंने नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, और जो c है कह रहा है f रीमान इंटीग्रेबल है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर एक्चुअली में फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, तो ये तीनों जो फर्स्ट 3 ऑप्शन है ये हमारी करेक्ट चॉइस नहीं हो सकते हैं। जो करेक्ट चॉइस है कि f इज़ नॉट रीमान इंटीग्रेबल ओवर द इंटरवल 0 to 2, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, इसलिए करेक्ट चॉइस हमारी डी ऑप्शन हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।